Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today, we will talk about the Anuman Pramanaj. Anuman Pramanaj is the second Pramanaj of Nyaya philosophy. Anumana means there are two words, Anu and Mana. Anu means paschat, Mana means coordination. So, what is the meaning of Anumana? Anumana means it is a coordination which takes place after perception. Sage Gautam described that in Nyaya Sutra, Anumana is dependent on Tat Purvakam Anumanam. We can say preceded by perception. I give the example and explain it. Suppose that we can say, if there is fire, so we can say there is a smoke. Again, I give the second example. We can say there is cloud, so we can say it will be raining. So this is Anumana. We can say simply direct to indirect knowledge. This is called for Anumana. So Anumana Pramanaj is the second Pramanaj of Nyaya philosophy. Again, we can say kinds of Anumana. मैं बात कर रही हूँ अनुमान प्रमाण के बारे में. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है. मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताई कि ज्ञान को दो भागों में बांटा गया, और अनुभव और स्मृति, और अनुभव को दो भागों में बांटा गया, प्रमा और अप्रमा. प्रमा के भी 4 प्रकार बताए थे मैंने, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द ज्ञान, और ये चारों प्रमाण के अंतर्गत आते हैं. प्रमाण सिद्धांत भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द. आज मैं चर्चा कर रही हूँ अनुमान प्रमाण के ऊपर. पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यक्ष के बारे में बताया था. इंद्रियार सन्निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम. इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं. तो अगर हम यूँ देखें तो तर्कशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से परोक्ष ज्ञान से रहता है, और ये परोक्ष ज्ञान क्या होता है, वो हमारा अनुमान है. तो अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान को अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो अनुमान जो है यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान. अनु का अर्थ होता है बाद, और मान का अर्थ होता है ज्ञान. तो पहले की चीज़ को देखकर जब हम बाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम अनुमान कहते हैं. हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष के आधार पर जब हम अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम अनुमान कहते हैं. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नॉलेज, दिस इज कॉल्ड फॉर इन्फ्रेंस. अनुमान को हम लोग अंग्रेजी में इन्फ्रेंस कहते हैं. अब बात हो रही है कि अनुमान को दूसरे रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है. जैसे मैं बात करूं, तत्पूर्वकम अनुमानम. तत् का अर्थ होता है बाद, पूर्व का अर्थ होता है पहले. तो पहले की चीज़ को देखकर जब हम बाद का अनुमान करें तो उसे हम अनुमान कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरणों के द्वारा इसे समझाती हूँ. जैसे बादल को देखकर बारिश का अनुमान, धुआं को देखकर आग का अनुमान, इसे हम अनुमान के अंतर्गत रखते हैं, जो साधारणतया हम अपने जीवन में आए दिन रोज करते ही हैं. तो यह हमारा अनुमान के अंतर्गत आता है. अब मैं बात करूँगी कि अनुमान के कितने प्रकार हो सकते हैं. व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ नॉलेज. तो जब मैं काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं बता दूँ कि अनुमान को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है. पहला कारणता के आधार पर, फिर प्रयोजन के आधार पर, और संबंध के आधार पर. तो इस तरह से मैं देखूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अनुमान को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है.
तो जब मैं प्रयोजन के आधार पर बात करूं तो प्रयोजन के आधार पर जो हमारा अनुमान है वो 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। So we are discussed for the kinds of anumana. So there are 3 types of we are divided into 3 parts of अनुमान। फर्स्ट है हमारा जो है कारणता के आधार पर, सेकंड है हमारा प्रयोजन के आधार पे, और तीसरा है संबंध के आधार पे। तो जब हम प्रयोजन के आधार पर डिवाइड करते हैं तो वी आर सेइंग 2 टाइप्स ऑफ अनुमाना, स्वार्थानुमाना एंड परार्थानुमाना। So now question is, what is a स्वार्थानुमाना and what is a परार्थानुमाना? स्वार्थानुमान क्या है और परार्थानुमान क्या है? अब देखिए स्वार्थानुमान क्या है। तो स्वार्थानुमान इन्फ्रेंस फॉर ओन सेल्फ, जब हम कोई अनुमान करते हैं अपने लिए, ओन सेल्फ अपने लिए, तो उसे हम स्वार्थानुमान कहते हैं। देखिए यहाँ नाम में ही छुपा हुआ है स्वार्थानुमान, स्वार्थ मतलब अपना। तो जब हम अपने लिए अनुमान करते हैं, इन्फ्रेंस फॉर ओन सेल्फ, दिस इज कॉल्ड फॉर स्वार्थानुमाना। इन्फ्रेंस फॉर अदर, दिस इज कॉल्ड फॉर परार्थानुमाना। जब हम दूसरों के लिए करते हैं, परार्थ के लिए करते हैं, दूसरों के लिए अनुमान करते हैं, तो उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। और जब हम खुद के लिए अनुमान करते हैं तो उसे हम स्वार्थानुमाना कहते हैं। तो इन्फ्रेंस फॉर ओन सेल्फ, दिस इज कॉल्ड फॉर स्वार्थानुमाना। इन्फ्रेंस फॉर अदर्स, दिस इज कॉल्ड फॉर परार्थानुमाना। अब मैं बता दूं कि स्वार्थानुमान में 3 वाक्यों की हम सहायता लेते हैं और परार्थानुमान में 5 वाक्यों की हम सहायता लेते हैं। इसलिए स्वार्थानुमान में 3 वाक्य हैं और परार्थानुमान में 5 वाक्य हैं, तो परार्थानुमान को पंचावयवी कहा जाता है। अब मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा बताऊंगी स्वार्थानुमान के बारे में और परार्थानुमान के बारे में। जैसे मैं इस तरह से कह दूं कि पर्वत पर आग है, ठीक है। मैं 5 वाक्यों को यहाँ रखूँगी। 5 वाक्य में फर्स्ट प्रतिज्ञा, सेकंड हेतु, थर्ड उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां हमारा निगमन है। तो इस तरह से 5 वाक्यों के आधार पर मैं बात करूंगी। तो जो पहला हमारा जो होता है, मतलब कि जो 5 वाक्य होते हैं, जो 5 अवयव होते हैं अनुमान के, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो जो 5 वाक्य हैं तो उसमें से पहला जो मेरा होता है वो है हमारा प्रतिज्ञा है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रपोजिशंस हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है उसको हम प्रपोजिशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है, हेतु है, उसको हम लोग ग्राउंड भी कहते हैं, बेस के आधार, मतलब उसको बेस भी कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए तो समझना आसान हो जाएगा। पहले मैं हिंदी में एग्जाम्पल रखती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में एग्जाम्पल दूँगी, ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ सके कि मैं अपनी क्या बात कहने जा रही हूँ। तो पहले मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं कहूँगी पर्वत पर आग है। ये मेरा क्या हुआ, पहला वाक्य है। क्या है, पर्वत पर आग है, तो इसे मैं प्रतिज्ञा कहूँगी। दूसरा, क्योंकि वहाँ धुआं है, ये मेरा दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे कि रसोई घर, ये मेरा तीसरा वाक्य हुआ। चौथा, क्योंकि वहाँ धुआं है, चौथा वाक्य। 5वां, पर्वत पर आग है, निगमन। अब इस तरह से जो पहला वाक्य था वो मेरा प्रतिज्ञा था, पर्वत पर आग है, जिसको कि इंग्लिश में भी प्रतिज्ञा कहते हैं, और उसे हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं द प्रपोजिशंस हैं। जो दूसरा वाक्य था, क्योंकि वहाँ धुआं है, ये हमारा हेतु है, ग्राउंड है, बेस है। हम किसके आधार पर कहें क्योंकि वहाँ धुआं है, क्यों, वह हमने हेतु के आधार पर कहा क्योंकि वहाँ धुआं है। तीसरा, अब मैं बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पहला, पर्वत पर आग है। दूसरा, क्योंकि वहाँ धुआं है। तीसरा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे कि रसोई घर है, किचन में, ठीक है। ये मेरा उदाहरण है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ठीक है। चौथा हमारा जो होता है वो हमारा उपनय है, द एप्लीकेशंस है। उपनय में क्या, फिर मैं कहती हूँ क्योंकि वहाँ धुआं है। और चौथा क्या है, निगमन है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन है।
फिर मैं कहती हूँ कि पर्वत पर आग है। तो इस तरह से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसमें जो 3 जो वाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, वो स्वार्थानुमान के अंतर्गत आते हैं। और जो 5 वाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। इसे पंचाव्यय अनुमान भी कहा जाता है। अब जिस एग्जाम्पल को मैं एक बार इंग्लिश में रख देती हूँ ताकि हमारे किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, द हिल इज फायर। सो ये मेरा प्रतिज्ञा है, ठीक है। दूसरा है बिकॉज इट इज स्मोकी। क्यों हिल पे फायर है? द हिल इज फायरी। हिल पर्वत पर आग है, प्रतिज्ञा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द प्रपोजिशंस भी कहते हैं। पर्वत पर आग है। अब इसका ग्राउंड क्या है? द बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहाँ पर धुआं है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड है, बेस है, ये हेतु है। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। वाट एवर इज स्मोकी इज फायरी, फॉर एग्जाम्पल ए किचन। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जैसे कि किचन। तो ये मेरा क्या है? उदाहरण है। 4 द हिल हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली accompanied by fire, ठीक है। उपनय है, द हिल हैज अ स्मोक। कंक्लूजन, सो द हिल इज फायरी, पर्वत पर आग है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि 5 वाक्यों को समझते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसे मैं एक और उदाहरण के द्वारा आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैं कह दूँ कि राम मरणशील है, ठीक है। मैं एक और उदाहरण लेना चाह रही हूँ ताकि उससे बात अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे मैं कह दूँ कि राम मरणशील है, ये मेरा पहला वाक्य हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्रतिज्ञा हो गया, राम मरणशील है। दूसरे वाक्य में मैं कह दूँ क्योंकि वह मनुष्य है, ये मेरा क्या हो गया? हेतु हो गया, ग्राउंड है, बेस है, क्योंकि वह मनुष्य है। राम इज ए मैन, ये मेरा ग्राउंड है। फर्स्ट वाक्य मैंने कहा राम इज मॉर्टल, राम मरणशील है, दिस इज कॉल्ड फॉर प्रतिज्ञा, द प्रपोजिशन। एंड सेकेंड राम इज मैन, दिस इज ए ग्राउंड, बेस, सो दिस इज कॉल्ड फॉर हेतु। थर्ड में उदाहरण है, तो थर्ड वाक्य उदाहरण कहलाता है। जैसे मैं कह दूँ कि संसार में जो जो मनुष्य होता है वह मरणशील है। थर्ड में मैंने कहा संसार में जो जो मनुष्य होता है वह मरणशील है, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये मेरा उदाहरण हो गया। फिर फोर्थ में मैं कह दूँ क्योंकि वह मनुष्य है, दिस इज कॉल्ड फॉर उपनय, द एप्लीकेशन। एंड फोर्थ हमारा जो होता है कंक्लूजन, राम इज मॉर्टल, सो दिस इज कॉल्ड फॉर कंक्लूजन। इसे हम लोग निगमन भी कहते हैं। तो ये 5 वाक्य हैं जिसे कि हम लोग पंचाव्यय अनुमान कहते हैं। और इसी में से 3 जो होता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये स्वार्थानुमान के अंतर्गत प्रयोग में आता है। अब पंचाव्यय अनुमान को बौद्ध, जैन और न्याय दर्शन ये तीनों ही स्वीकारते हैं। पंचाव्यय अनुमान को बौद्ध दर्शन भी स्वीकार करता है, जैन दर्शन भी स्वीकार करता है और न्याय दर्शन भी स्वीकार करते हैं। अन्य दर्शनों में इसकी चर्चा हम उतनी नहीं पाते हैं। अब स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का जो भेद है वो सबसे पहले बौद्ध दार्शनिक दिगनाग ने किया था, उसके बाद परवर्ती न्यायिकों ने इसे स्वीकारा। गौतम ने न्याय सूत्र और कनाद के वैशेषिक सूत्र में अनुमान के इन भेदों का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब है गौतम का जो न्याय सूत्र है और कनाद के जो वैशेषिक सूत्र है उसमें स्वार्थानुमान और परार्थानुमान को भेद को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। सबसे पहले वैशेषिक सूत्र के भाष्यकार प्रशस्तपाद ने इसे स्वीकारा। प्रशस्तपाद दिगनाग के पश्चात आते हैं। अतएव स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का जो भेद है वो बौद्ध दर्शन ही सर्वप्रथम करता है, लेकिन अनुमान के इन 5 अवयवों की स्वीकृति न्याय दर्शन की ही है। अतएव पंचाव्यय अनुमान जो है वो न्याय दर्शन की देन है।
बौद्ध दर्शन अनुमान के दोनों प्रकारों के लिए मात्र 2 तर्कवाक्य ही काफ़ी समझता है। तो इस तरह से मैं अभी जो बता रही थी स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान को लेकर जो चर्चा चल रही है, व्हाट इज द स्वार्थानुमान, इन्फ्रेंस फॉर ओन सेल्फ, दिस इज कॉल्ड फॉर स्वार्थानुमान, एंड व्हाट इज द प्रार्थानुमान, इन्फ्रेंस फॉर अदर, दिस इज कॉल्ड प्रार्थानुमान। सो वी यूज दैट द 5 प्रपोजिशंस, तो 5 तर्कवाक्यों की हम लोग सहायता लेते हैं, जिसमें से पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां जो निगमन कहलाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एंड निगमन, कंक्लूजन। तो जो ये 5 वाक्य हैं इसकी चर्चा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन करता है। और जो भेद होते हैं स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान की, इस भेद को बौद्ध दिग्नाग ने सर्वप्रथम किया था। और अन्य जो जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में इन भेदों की हम उतनी चर्चा को स्वीकार नहीं पाते, इनकी चर्चा उतनी नहीं पाते हैं, मतलब भेदों के रूप में उतनी चर्चा नहीं पाते हैं। और जो न्याय दर्शन है मुख्य रूप से इसकी चर्चा करता है और पंचावय यानी 5 वाक्यों को स्वीकारता है। बौद्ध दर्शन स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान में भेद करते हैं, लेकिन वे जो हैं वो मानते हैं कि इसके लिए 2 ही तर्कवाक्य काफ़ी है। तो इस तरह से हम लोग स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान की चर्चा को पाते हैं। अब तो ये मैंने बताया प्रयोजन के आधार पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कारणता के आधार पर अनुमान के कितने प्रकार के भेद हैं। तो जब मैं चर्चा करूंगी कारणता के आधार पर अनुमान के भेदों की चर्चा करूंगी, तो अनुमान में यहाँ पे मुख्य रूप से 3 भेदों की मैं चर्चा करती हूँ। तो 3 भेद में से कौन कौन से भेद आते हैं? तो पहला है पूर्ववत, दूसरा है शेषवत एंड तीसरा है सामान्यतो दृष्टा अनुमान। क्या क्या है, हम लोग किस पे आधार पे कर रहे हैं? कारणता के आधार पे। तो गौतम मेंशन 3 काइंड्स ऑफ अनुमाना, पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यतो दृष्टा। सो वात्स्यायन given 2 meaning of each of them. A Purvat inference is the inference of an unperceived effect from a perceived cause. क्या बताया जा रहा है? A Purvat inference is the inference of an unperceived cause. The Purvat inference is the inference of an unperceived effect from a perceived cause. Suppose that I give the example and explain it. A future rainfall is inferred from dense cloud which are perceived. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये होता है कि पूर्ववत जो अनुमान होता है वो अनुमान होता है जिसमें हम लोग कारण के आधार पर कारणता का अनुमान करते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्ववत रिफरेंस द रीजनिंग ऑब्टेन फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इन्फेरिंग अनपरसिव्ड इफेक्ट फ्रॉम ए परसिव्ड कॉज। कहने का मतलब कारण के आधार पर जब हम कार्य का अनुमान करते हैं तो उसे हम लोग पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे कि बादल को देखकर हम बारिश का अनुमान करते हैं, ठीक है। तो कारण के आधार पर एक डेंस क्लाउड है, घना बादल है, उसके आधार पर हम कह दें कि बारिश होगी, तो ये पूर्ववत अनुमान है। दिस इज कॉल्ड पूर्ववत इन्फ्रेंस। जब हम बात करते हैं शेषवत अनुमान की, तो शेषवत, शेष का मतलब ही अपने आप में शेष हो जाता है। तो जब मैं बात कर रही हूँ शेषवत अनुमान की, तो इसका मतलब होता है कार्य के आधार पर कारण का अनुमान। तो कार्य के आधार पर कारण का अनुमान। ए शेषवत इन्फ्रेंस इज द इन्फ्रेंस ऑफ एन अनपरसिव्ड कॉज फ्रॉम ए परसिव्ड इफेक्ट। व्हाट आई रिपीट, a Sheshwat inference is the inference of an unperceived cause from a perceived effect. Example, a past rainfall in the source of a river is inferred from its fullness, mudness of water and swiftness of current, which are perceived. These 2 kinds of inference are based on the
कॉजुअल रिलेशन। कहने का मतलब हो रहा है कि शाश्वत अनुमान क्या है। तो शाश्वत अनुमान जो होता है हमारा वो अनुमान होता है जिसमें हम लोग कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करते हैं। देखिए हम सो कर उठे और ऊपर गए, छत पे गए और हमने देखा कि छत जो है भीगी है, तो इसके आधार पर, या हम रोड पे गए तो हम देखते हैं रोड भीगी है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो रात में बारिश हुई है, ठीक है। तो ये हमने कार्य को देखा, भीगी हुई छत को देखा या भीगे हुए रोड को देखा, तो हमने अनुमान किया कि रात में बारिश है। तो कार्य के आधार पे हम लोग कारण का अनुमान किया, तो ये हमारा शाश्वत अनुमान कहलाता है। तो पूर्वज जो कारण के आधार पर कार्य का अनुमान करते हैं, बादल को देखकर, डेंस क्लाउड को देखकर हम रेनफॉल की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, और जब कार्य के आधार पर कारण की बात करते हैं तो उसे हम लोग शाश्वत अनुमान कहते हैं। तो कार्य के आधार पर कारण की बात मतलब कार्य हो गया हमारा भीगा हुआ छत, रात से सोकर उठे, मॉर्निंग में हमने देखा छत भीगी हुई है या रोड भीगी हुई है, तो हमने अनुमान किया कि रात में बारिश हुई होगी, ये हमारा शाश्वत अनुमान है। अब मैं बात कर रही हूँ समांतोदृष्ट अनुमान की। तो समांतोदृष्ट अनुमान क्या होता है? देखिए समांतोदृष्ट अनुमान वह अनुमान होता है जिसमें हम लोग कुछ कोएग्जिस्टेंस के आधार पर, मतलब कुछ समानताओं के आधार पर अनुमान करते हैं, उसको हम लोग समांतोदृष्टा अनुमान कहते हैं। अब कुछ समानताओं के आधार पे किस तरह का अनुमान करते हैं? मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि जिस जानवर को सींग होता है उस जानवर में पूँछ होती है, जिस जानवर को सींग होता है उस जानवर में पूँछ होती है। तो हमने जैसे ही किसी जानवर का सींग देखा, मैंने कह दिया कि उसकी पूँछ है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर समांतोदृष्टा अनुमाना। सो क्या है हमारा समांतोदृष्ट अनुमाना? तो ये समांतोदृष्ट इन्फ्रेंस इज द इन्फ्रेंस ऑफ एन imperceptible object from a perceived mark। हम इस तरह से भी कह सकते हैं which is known to be uniformly related to it। जैसे कि आप देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि समांतोदृष्ट अनुमाना इज रेफर्स टू द inferential knowledge obtained through generalizations of a particular matter when inference is not based on causations but on uniformity of coexistence। क्या कहा मैंने समांतोदृष्ट अनुमान में? मैंने कहा रेफर्स टू द इन्फ्रेंशियल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू जनरलाइजेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर व्हेन इन्फ्रेंस इज बट बेस्ड ऑन कॉजेशन बट इन्फ्रेंस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉजेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो समानता के आधार पर जब हम समरूपता के आधार पर, समानता के आधार पर जब हम कोई अनुमान करते हैं तो उसे ही समांतोदृष्ट अनुमान कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कारणता के आधार पर कितने प्रकार के अनुमान हैं, तो कारणता के आधार पर 3 प्रकार के अनुमान हैं, पूर्वत, शाश्वत एंड समांतोदृष्ट। ठीक है, मैं भी यहाँ 2 प्रकार के अनुमानों की चर्चा कर दी। फर्स्ट मैं चर्चा की प्रयोजन के आधार पर, स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान। ठीक है, फिर मैं अभी चर्चा की कारणता के आधार पर। ठीक है, कारणता के आधार पर पूर्वत, शाश्वत एंड समांतोदृष्ट। पूर्वत अनुमान क्या हो गया? जब हम इन्फ्रेंस करते हैं कॉजेशंस के आधार पर, इफ़ेक्ट की का जब हम इन्फ्रेंस करते हैं, कारणता के आधार पर कार्य का इन्फ्रेंस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉर पूर्वत अनुमाना। एंड जब इफ़ेक्ट के बेस पर हम कॉजेशंस का इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान करते हैं, यानी कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉर शाश्वत अनुमान। एंड समांतोदृष्टा अनुमान, तो समांतोदृष्ट अनुमान वह अनुमान होता है जिसमें हम यूनिफॉर्मिटी के आधार पर और कोएग्जिस्टेंस के आधार पर जब हम अनुमान करते हैं तो ये हमारा समांतोदृष्टा अनुमान कहलाता है। जब हम जनरलाइजेशंस करते हैं, जब समानता पाते हैं, इक्वलिटी पाते हैं, हम देखते हैं कि जिस सर में सींग है उसके उस जानवर के पास पूँछ भी होती है, तो जैसे ही हम किसी जानवर के को सींग देखेंगे तो हम कह देंगे कि उसकी पूँछ भी होगी। तो ये जो हमारा अनुमान है ये समांतोदृष्ट अनुमान कहलाता है।
इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने 3 प्रकार की बातें की थी। एक था कारणता के आधार पर, दूसरा प्रयोजन के आधार पर, और तीसरी मैं चर्चा कर रही थी संबंध के आधार पर। तो आइए संबंध के आधार पर देखें कि अनुमान कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध के आधार पर अनुमान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है केवलान्वयी अनुमान, दूसरा है केवल व्यतिरेकी अनुमान, और तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, और तीसरा हमारा हो जाता है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। तो इस तरह से 3 प्रकार के अनुमान हैं और हम लोग एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। तो केवलान्वयी अनुमान क्या होता है? तो केवलान्वयी अनुमान उस अनुमान को कहते हैं जहाँ हेतु शब्द में व्याप्ति की स्थापना केवल भावात्मक उदाहरणों के द्वारा की जाती है। क्या कहा मैंने कि केवलान्वयी अनुमान क्या है? तो केवलान्वयी अनुमान वह अनुमान होता है जहाँ हेतु शब्द में व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों के द्वारा की जाती है, उसे ही हम लोग केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। तो केवलान्वयी इन्फ्रेंस द रीजन हैज affirmative uniform relation with the presence of the predicate। क्या है केवलान्वयी इन्फ्रेंस? द रीजन हैज affirmative uniform relations with the presence of the predicate। It has an affirmative region which exists in all similar instances and has no dissimilar instance। ठीक है, तो इस तरह से केवलान्वयी अनुमान को एक्सप्लेन किया गया है। आई गिव द एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट। सपोज दैट ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट आर नेमेबल। ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट आर नेमेबल, सो jar is knowable, so then we can say therefore the jar is nameable। okay, so what is the केवलान्वयी अनुमान? केवलान्वयी अनुमाना इन्फ्लुएंस द रीजन हैड affirmative uniform relation with the presence of the predicate। It has an affirmative region which exists in all similar instances and has no dissimilar instance। Example, all knowledge objects are nameable। Jar is a knowable object, so jar is, so therefore we can say the jar is nameable। तो केवलान्वयी अनुमान वह अनुमान होता है जहाँ हेतु साथ में व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों के द्वारा की जाती है। जैसे मैं अभी उदाहरण रखूँगी और उसके आधार पर समझाऊँगी। तो उदाहरण है, जैसे हिंदी में मैं कहूँ कि सभी वस्तुएं जो ज्ञान का विषय होती है नाम रखने योग्य है। सभी वस्तुएं जो ज्ञान का विषय होती है नाम रखने योग्य है। मैं उसे इस तरह भी कर सकती हूँ, सभी वस्तुएं जो प्रमेय होती है वह अभिधेय है। ठीक है, मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ, जो सभी वस्तुएं प्रमेय हैं वह अभिधेय है। कलम ज्ञान का विषय है, कलम एक प्रमेय है, इसलिए कलम नाम रखने योग्य वस्तु है, इसलिए कलम अभिधेय है। तो 2 रूपों में मैं कहने का एक तरीका है। जैसे मैं सिंपल भाषा में कह दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि कलम सभी वस्तुएं जो ज्ञान का विषय होती है वह नाम रखने योग्य है। ये मेरा पहला वाक्य हो गया। सभी वस्तुएं जो ज्ञान का विषय है नाम रखने योग्य है। दूसरा वाक्य, कलम जो है ज्ञान का विषय है, इसलिए तीसरा वाक्य कलम नाम रखने योग्य है। अब जो मैं कह रही हूँ कि ज्ञान का विषय है, नाम रखने योग्य है, तो ज्ञान का जो विषय होता है उसको हम लोग प्रमेय भी कहते हैं और नाम रखने योग्य है तो अभिधेय है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जो प्रमेय हैं अभिधेय हैं। घट यानी कि घट प्रमेय है, इसलिए घट अभिधेय है। तो इस तरह से भी उसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने केवलान्वयी अनुमान को देखा। तो अब मैं बात करूंगी केवल व्यतिरेकी अनुमान। तो व्यतिरेकी अनुमान हमारा जो होता है वो क्या है? केवल व्यतिरेकी इन्फ्रेंस द रीजन हैज निगेटिव इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस विद द अब्सेंस ऑफ द प्रेडिकेट। क्या बताया गया? केवला व्यतिरेकी अनुमान क्या है? तो केवला व्यतिरेकी इन्फ्रेंस द रीजन हैज निगेटिव इनवेरिएबल concomitance with the absence of the predicate। Its region exists in the subject
only it is devoid of similar tense in which the region and the predicate may coexist। तो केवला व्यतिरेकी अनुमान वह अनुमान होता है जहाँ हेतु और शाद्य में व्याप्ति की स्थापना अभावात्मक उदाहरणों के द्वारा की जाती है। तो जो जहाँ हेतु और शाद्य में व्याप्ति की स्थापना अभावात्मक उदाहरणों के द्वारा की जाती है उसे हम लोग केवला व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तो इसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ आप लोगों को। आप एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने केवलान्वयी अनुमान में भावात्मक उदाहरणों के द्वारा हेतु साध में व्याप्ति की स्थापना करने की कोशिश की। अब यहाँ हम निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा अपने निष्कर्ष पर आएंगे। किस तरह से आप देखिए, जैसे पहला बात, जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं है। जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, पृथ्वी गंधवान है। ठीक है, पहला वाक्य में मैंने निगेटिव बातें कही कि जो अन्य तत्वों से गंधवान नहीं है, जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं है। ठीक है, दूसरे वाक्य में मैं आई कि पृथ्वी गंधवान है। पृथ्वी क्या है? गंधवान है। तो तीसरे वाक्य में मैं कह दी पृथ्वी जो है अन्य तत्वों से भिन्न है। पृथ्वी क्या है? अन्य तत्वों से भिन्न है। तो ये मेरा हो गया केवला व्यतिरेकी अनुमान। इसमें अभावात्मक के उदाहरणों के आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं, तो उसे हम लोग केवला व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है। अब केवलान्वयी अनुमान हो गया, केवला व्यतिरेकी अनुमान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान की कि अन्वय व्यतिरेकी अनुमान क्या होता है। तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान वह अनुमान होता है जहाँ हेतु और साध्य में व्याप्ति की स्थापना के लिए भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान क्या है? अन्वय व्यतिरेकी अनुमान वह अनुमान होता है जहाँ हेतु और साध्य में संबंध स्थापित करने के लिए, या हम कह सकते हैं हेतु और साध्य में व्याप्ति की स्थापना के लिए भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों में संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसे ही हम लोग अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अन्वय व्यतिरेकी अनुमान को समझेंगे। जैसे कि भावात्मक तरीका देखिए, भावात्मक तरीका का मैं उदाहरण दूंगी और अभावात्मक तरीका का मैं उदाहरण दूंगी, और दोनों ही उदाहरण अन्वय व्यतिरेकी अनुमान में रहते हैं। तो मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों का सहयोग लिया जाता है अन्वय व्यतिरेकी में। तो पहले भावात्मक तरीका, जैसे मैं कह दूँ सभी धुआं वाली वस्तुएं आग युक्त है। क्या है? सभी धुआं वाली वस्तुएं आग युक्त है। तो दूसरा क्या है? पर्वत धुआं युक्त है। तो तीसरा वाक्य में क्या हो जाएगा? इसलिए पर्वत आग वाली वस्तु है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सभी धुआं वाली वस्तुएं आग युक्त है, पर्वत धुआं युक्त है, इसलिए पर्वत आग युक्त है। अब दूसरा अभावात्मक उदाहरणों की मैं चर्चा कर देती हूँ कि अभावात्मक उदाहरण क्या है। तो देखिए, अभावात्मक उदाहरण को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि सभी आग विहीन वस्तुएं धुआं विहीन है। सभी आग विहीन वस्तुएं धुआं विहीन है। पर्वत धुआं विहीन नहीं है। पर्वत क्या है? धुआं विहीन नहीं है, इसलिए पर्वत आग युक्त है। तो तीन बातें हो गई। सभी वस्तुएं जो धुआं विहीन है, वह सभी आग विहीन वस्तुएं जो है जिसमें आग नहीं है उसमें धुआं भी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि पर्वत धुआं विहीन नहीं है, यानी पर्वत में धुआं है, इसीलिए पर्वत में आग है। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान को यहाँ पर समझाया गया है, उसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्वय व्यतिरेकी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इन अन्वय व्यतिरेकी इन्फ्लुएंस देयर इज ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव रिलेशंस ऑफ द रीजन विथ द प्रेडिकेट as well as a universal negative relation between them. The former is known by the method of agreement in presence and the latter by the method of agreement in absence. In this inference,
द रीजन इज प्रेजेंट इन सिमिलर इंस्टेंस एंड absent फ्रॉम dissimilar इंस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या बताया, अन्वय व्यतिरेकी इन्फ्लुएंस, देयर इज ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव रिलेशंस ऑफ द रीजन विद द प्रेडिकेट as well as universal negative relation between them. The former is known by the method of agreement in presence and the latter by the method of agreement in absence. So in this inference, the region is present in similar instance and absent from dissimilar instance. For example क्या है, all smoky objects are fiery. First line, all smoky objects are fiery. The hill is smoky, so therefore hill is fiery. Okay. Second में ये this is for positive. Okay, this is for affirmative sentence example and I take a negative example. So no non-fiery objects are smoky. No non-fiery objects are smoky. Second, the hill is smoky. Third, therefore the hill is fiery. So a smoke exists in similar extent. Okay, जैसे एग्जाम्पल, a kitchen in which fire exists is does not exist in dissimilar instance like in which fire does not exist. कहने का मतलब है कि हम लोग अन्वय व्यतिरेकी अनुमानों को भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों के द्वारा समझते हैं और भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों के द्वारा हम व्याप्ति की स्थापना कर सकते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुमान के जो हैं तीनों प्रकार का हमने विभाजन किया. प्रयोजन के आधार पर स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान का हमने विभाजन किया. फिर मैं कही कारणता के आधार पर पूर्ववत, शेषवत और समांतोदृष्ट. फिर मैंने विभाजन किया संबंध के आधार पर, जिसको नव न्याय भी स्वीकारते हैं. केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी. केवलान्वयी में भावात्मक उदाहरणों की सहायता ली जाती है, केवल व्यतिरेकी में अभावात्मक उदाहरणों की सहायता ली जाती है, अन्वय व्यतिरेकी में भावात्मक और अभावात्मक दोनों उदाहरणों की सहायता ली जाती है. तो ये हमारा अनुमान का विभाजन था. मैंने इसमें कुछ समझाना छोड़ा है जो मुझे शुरू में ही इसकी चर्चा करनी चाहिए, तो मैं इसकी चर्चा करती हूँ. जैसे हम लोग अनुमान की चर्चा करते हैं तो अनुमान में तीन बातें जो होती है वो मुख्य रूप से बात आती है कि अनुमान के आवश्यक अंग क्या है. तो अनुमान के जो आवश्यक अंग होते हैं वो तीन होते हैं. एक पक्ष होता है, दूसरा हेतु होता है और तीसरा साध्य होता है. तो पक्ष क्या होता है? तो पक्ष वह होता है जहां हम अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं. जैसे हम लोग कह रहे थे कि पर्वत पर आग है, द हिल इज फायर, द हिल इज फायरी, जो भी कहें. तो पर्वत पर आग है, तो पर्वत जो हमारा है वो हमारा पक्ष है. ठीक है. सेकंड लाइन में हमने कहा था क्योंकि वहाँ धुआं है, तो धुआं ही क्या होता है, वो हमारा हेतु है. ठीक है. और साध्य क्या होता है? साध्य वह होता है जो हम सिद्ध करना चाहते हैं. तो हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आग है. वो आग कहाँ है? पर्वत पे. तो पर्वत पक्ष है, आग हमारा साध्य है और हेतु हमारा धुआं है. तो कोई भी जब हम अनुमान करते हैं तो अनुमान में तीन बातें अत्यंत आवश्यक होती है. पक्ष होता है, हेतु होता है और साध्य होती है. तो इन तीन बातों को हम लोग सहायता देते हैं. अर्थशास्त्र में एक बता दूँ, अर्थशास्त्र के महान जो लेखक हैं कौटिल्य हैं, उन्होंने अनुमान को अन्वीक्षा कहा है. ठीक है. इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो रह गई है, मैं चर्चा करूँ थोड़ी सी, उसकी मैं चर्चा कर दूँ कि अनुमान का आधार को हमने देखे कि अनुमान का आधार क्या है. तो यहाँ अनुमान के दो आधारों का हम लोग उल्लेख करते हैं. तो अनुमान के दो आधार क्या क्या होते हैं? तो पहला है कि मनोवैज्ञानिक होता है और दूसरा है कि तार्किक आधार होता है. तो एक मनोवैज्ञानिक आधार है और दूसरा तार्किक आधार है. तो जब हम लोग मनोवैज्ञानिक आधार की चर्चा करते हैं तो उसे पक्षधर्मता कहते हैं और जब तार्किक आधार की चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग व्याप्ति कहते हैं. ठीक है. तो अनुमान के आधारों की चर्चा कर रहे हैं और अनुमान के कितने आधार हो गए हैं? अनुमान के दो आधार हो गए हैं. एक पक्षधर्मता हो गया है और दूसरा हमारा जो हो गया है वो हमारा तार्किक हो गया है. तो पक्षधर्मता क्या होता है? पक्षधर्मता अनुमान वह अनुमान होता है
जो कि मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक आधार का तत्व पक्षधर्मिता है और तार्किक आधार का तत्व व्याप्ति है। तो पक्षधर्मिता अनुमान का वह तत्व है जिसके कारण पक्ष में हेतु विद्यमान पाया जाता है। पक्षधर्मिता क्या है? अनुमान का वह तत्व है जिसके आधार पर पक्ष में हेतु विद्यमान पाया जाता है। अतः हेतु विशिष्ट पक्ष को हम लोग पक्षधर्मिता कहते हैं। पक्षधर्मिता किसको कहते हैं? हेतु विशिष्ट पक्ष को पक्षधर्मिता कहते हैं। ठीक है, अब इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि पक्षधर्मिता जो होती है वो हमारा अनिवार्य जो होता है वो हमारा आत्मगत है। शायद इसलिए जैन, मीमांसा, वेदांत ने अनुमान के आधार के रूप में पक्षधर्मिता को नहीं स्वीकारा है, परंतु चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने अनुमान के तार्किक आधार व्याप्ति को स्वीकारा है। ठीक है, तो हम अनुमान में दो आधार पढ़ रहे थे, पक्षधर्मिता और तार्किकता। तो पक्षधर्मिता जो है वो हमारा मनोवैज्ञानिक आधार है और सभी लोग दर्शन में इसे उतना महत्व नहीं देते हैं या सभी कोई उसे उतना स्वीकार नहीं करते, लेकिन व्याप्ति जो होता है जो हमारा तार्किक आधार है उसे सब लोग स्वीकार लगभग करते हैं। तो पक्षधर्मिता की बात हो गई। हेतु विशिष्ट पक्ष को पक्षधर्मिता कहते हैं, यानी जिस हेतु की विशेषता पक्ष में होना है वह हेतु का धर्म है और उस धर्म को पक्षधर्मिता कहते हैं। यह हेतु का स्वभाव है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जब बात कर रहे हैं व्याप्ति की, तो व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति दो पदों के बीच अनिवार्य, नियत साहचर्य, अव्यभिचारी, एकांतिक, अविनाभाव और अनुपाधिक संबंध होता है। तो व्याप्ति उसको कहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि दो चीज़ों में हमेशा एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध पाया जाता है। जैसे हम धुआं देखते हैं तो वहाँ आग देखते हैं, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो जो चीज़ों को जब हम परस्पर साथ साथ पाते हैं, साहचर्य रूप में पाते हैं, उसमें हम कहीं भी विभेद नहीं करते हैं। मतलब अगर एक है धुआं है तो वहाँ आग होगा ही, हमने उसका कभी विपरीत नहीं देखा, तो उसे हम लोग व्याप्ति कहते हैं। अतः हेतु और साध्य के बीच विशिष्ट संबंध का नाम ही व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य के बीच विशिष्ट संबंध का नाम हमारा जो होता है वह व्याप्ति है। यह एक ऐसा संबंध होता है जो सदैव हेतु और साध्य के बीच में पाया जाता है, इसलिए यह त्रैकालिक संबंध है। ऐसे संबंध का कोई अपवाद नहीं होता, ऐसे संबंध का कोई खंडन संभव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अव्यभिचारी कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे अनेकांतिक भी कहा जाता है। ठीक है, अव्यभिचारिक होता है और यह एकांतिक होता है। इन सब के अलावे जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ साध्य किसी न किसी शर्त के बिना होता है, इसलिए व्याप्ति को नियत, साहचर्य, अविनाभाव और अनौपाधिक भी कहा जाता है। तो अविनाभाव का जो मैं बता रही हूँ उसका अर्थ क्या है? तो अविनाभाव का अर्थ होता है एक पद या वस्तु दूसरे पद या वस्तु के बिना नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली भाषा में समझिए कि व्याप्ति क्या है। तो व्याप्ति वह होता है कि जब दो चीज़ों में हम परस्पर संबंध पाते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं पाते, तो उसे हम लोग व्याप्ति कहते हैं। तो यह बताना बहुत आवश्यक था, जिसे मुझे शुरू में ही बताना था कि अनुमान का आधार क्या है, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बता देती हूँ। तो आप लोग क्लियर रखेंगे कि अनुमान का आधार दो है, पक्षधर्मिता है और व्याप्ति है। तो पक्षधर्मिता का आधार मनोवैज्ञानिक होता है और व्याप्ति का आधार तार्किक होता है। तो व्याप्ति क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो चीज़ों में जब विशिष्ट संबंध होता है तो उसे हम लोग व्याप्ति कहते हैं। या अनुपाधिक है, एकांतिक है, या अनिवार्य होता है, सहचारी होता है, तो एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप में पाया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग व्याप्ति कहते हैं। तो इस तरह से अनुमान को हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छी तरह से न्याय दर्शन में के जो अनुमान प्रमाण है उसे समझा है। फिर भी मेरा मन समझाते समझाते भी अब भी नहीं भरा है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं छोड़ गई, चाहे मैं आप लोगों को पूरी तरह नहीं समझा पा रही हूँ। तो मैं एक बार संक्षेप में मैं फिर से अपनी बातों को कहती हूँ, जिस किसी का कहीं मिस हो गया हो या नहीं समझ में आ रहा हो, संक्षिप्त में वो बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने अभी जो इतनी सारी बातें बताई उसमें मैंने बताया कि अनुमान क्या होता है। तो अनुमान वह होता है जैसे अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान। तो अनु का अर्थ होता है बाद और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो
हम लोग जब पहले की चीज़ को देखकर बाद का अनुमान करते हैं, जिसे कहा जाता है तत्पूर्वक अनुमानम, तो इसे हम लोग अनुमान कहते हैं। अनुमान के यहाँ वर्गीकरण भी किया गया है। तो प्रयोजन के आधार पर, कारणता के आधार पर, संबंध के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो प्रयोजन के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकरण है, स्वार्थानुमान है और परार्थानुमान है। कारणता के आधार पर करते हैं तो 3 प्रकार का है। कारणता के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। वह है आपका, पहला है आपका पूर्ववत, दूसरा है शेषवत, तीसरा है समांतोदृष्ट अनुमान। ठीक है, ये 3 प्रकार का है। और जब हम संबंध के आधार पे करते हैं तो यहाँ भी 3 हो जाते हैं, केवलान्वयी है, केवल व्यतिरेकी है और अन्वय व्यतिरेकी है। तो ये 3 प्रकार के अनुमान संबंध के आधार पे हो गए। अब इन सब के अलावा मैंने आपको बताया था कि अनुमान के आवश्यक अंग कौन कौन है। तो मैं बताई थी अनुमान के आवश्यक अंग 3 होते हैं, पक्ष होता है, हेतु होता है, साध्य होता है। पक्ष वह होता है जिस स्थल पर हम कोई बात सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे पर्वत पर आ गए तो हम किस जगह पे सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर्वत को, तो पर्वत हमारा पक्ष है। फिर हम कहते हैं क्योंकि वहाँ धुआं है, तो धुआं हमारा हेतु है। फिर हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर्वत पर आग है, तो आग हमारा साध्य है। तो अनुमान में 3 आवश्यक अंग होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अनुमान का आधार क्या है। तो मैं चर्चा की कि अनुमान के 2 आधार होते हैं, एक पक्षधर्मता होता है और एक आपका व्याप्ति है। तो पक्षधर्मता का आधार क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक होता है। तो व्याप्ति का आधार क्या होता है, तो व्याप्ति का आधार आपका तार्किक होता है। तो इस तरह से हम लोग पक्षधर्मता को भी समझते हैं और व्याप्ति को भी समझते हैं। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्लियर आपको रहना है कि व्याप्ति क्या है। तो व्याप्ति वह होता है जहाँ हम देखते हैं कि 2 चीज़ों में हमेशा साहचर्य या नियत समय संबंध रहता है, यानी जब एक उपस्थित होगी तो दूसरा अपने आप उपस्थित होता ही है, एक के उपस्थित होने पर दूसरा भी उपस्थित हो जाता है। तो इसे हम लोग व्याप्ति संबंध कहते हैं। इसलिए व्याप्ति को बहुत सारे मतलब कि व्याप्ति को अनिवार्य रूप में, सहचारी रूप में, अनुपाधिक के रूप में समझाया जाता है, एकांतिक के रूप में समझाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को व्याप्ति की भी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग को अनुमान समझ में आया होगा। और अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य हैं उन्होंने इसका नाम अन्वीक्षा दिया था। तो इस तरह से अनुमान को मैं समझती हूँ कि अनुमान को आप लोगों ने समझा होगा। आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कहाँ क्या डिफ़िकल्टी हो गई है। मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी और फिर इसी तरह के वीडियो मेरे आगे भी आते रहेंगे। अब आगे मैं चर्चा उपमान के बारे में करूँगी और इसके भी आगे चर्चा शब्दिक प्रमाण की होगी। तो उपमान, प्रमाण आज एंड टेस्टिमोनी, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।